स्वागत है बच्चों जीडी साइंस के चैनल पे, जहाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6 जनरल साइंस फर्स्ट चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। और ये क्या है, इस वीडियो का, इस लेसन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देती हूँ। और अब भी हम क्या करते हैं, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, अगर आप देखोगे तो पार्ट 1 में हमने पहला लेयर देखा, पहला क्या देखा था, एयर देखा था। इसके बाद उससे पहले हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में देखा था। फिर हमने देखा था कि एटमॉस्फेयर के लेयर्स क्या क्या होते थे, तो वो 5 लेयर्स होते थे आपके। वो क्या लेयर होते थे, 5 लेयर होते थे। पहला आपका ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, ये सारे लेयर्स को हमने देखा था। फिर एयर में क्या प्रेजेंट रहता है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम क्या यहाँ पर देख चुके हैं। और अब नेक्स्ट हम क्या स्टार्ट करने वाले, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे वाटर। और वाटर के बारे में ऑलरेडी आप 4th स्टैंडर्ड 3rd स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। अब नेक्स्ट हम वाटर के बारे में देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है। तो यहाँ पर आपको पहले बोला गया है, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू स्पेंड इवन अ सिंगल डे विदाउट वाटर। यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है कि हम बिना पानी के एक दिन रह पाए। अगर आपको लगता है आप रह पाओगे तो एक दिन ट्राई कर लो, बट ऐसा नहीं है, नहीं रह पाओगे। वी नीड टू ड्रिंक 3 to 4 liters of water every day so that all our bodily functions run smoothly। और ये हमें पता है कि अगर हमारी बॉडी को एकदम अच्छे से स्मूथली फंक्शन करना है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत है, वाटर की जरूरत है। और यहाँ पे आपको क्या बोला गया कि हम 3 से 4 लीटर पानी जो है वो हमेशा क्या हर दिन पीते। और हमारी बॉडी को जरूरत भी रहती है कितने, 3 to 4 liters ऑफ वाटर की। देन नेक्स्ट है, अदर लिविंग थिंग्स also require water, although the amount of water they need may vary according to the size of their body। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इंसानों को पानी चाहिए, हमने देखा था जानवर होते उन्हें पानी चाहिए, हर एक चीज को क्या यहाँ पर पानी चाहिए। तो और उनको पानी की नीड कितनी है, वो किस पे आपका ये करता है, तो वो उनके साइज पे, उनके बॉडी के साइज पे क्या वेरी करता है। हर एक, जैसे चूहा हो गया तो चूहे को कम पानी चाहिए होगा, हाथी हो गया उसको ज्यादा पानी चाहिए रहेगा। तो हर एक एनिमल का, हर एक चीज को, लिविंग थिंग्स होती है, उनके पानी का रिक्वायरमेंट कितना है वो कैसे डिसाइड होता है, तो वो उनके बॉडी साइज पर डिसाइड होता है। तो वी सी दैट वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी से हमें क्या पता चलता है, पानी जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। If hydrogen gas burn in air, it combines with oxygen and water is formed। अब आप बोलोगे ये क्या है, तो वाटर फॉर्म कैसे होता है, तो जो हाइड्रोजन गैस होता है वो क्या होता है, वो बर्न होता है आपके एयर में, और फिर वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, और तभी क्या बनता है आपका H2O। अब ये H2O क्या होता है, तो यही होता है आपका वाटर। H हो गया आपका हाइड्रोजन और O क्या हो गया आपका ऑक्सीजन। और वाटर, कोई भी पूछे वाटर कैसे फॉर्म हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, कि जब हाइड्रोजन गैस एयर में बर्न होता है और वो कंबाइन किसके साथ होता है, तो वो आपके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, तब आपका क्या बनता है, यहाँ पे वाटर बनता है। वी हैव लर्नड अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे आपको बोला गया कि वाटर की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है हम वो ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे और क्या बताया गया है वो हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो आपके टेक्स्ट बुक में छोटे छोटे बॉक्सेस दिए गए उन्हें भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है, इन नेचर वाटर ऑकर्स इन 3 states। वाटर डज नॉट हैव कलर, टेस्ट और ऑर्डर। देखो नेचर में जो वाटर होता है वो हमें 3 स्टेट में मिलता है। वाटर के पास कलर नहीं होता है, टेस्ट नहीं होता है, ऑर्डर नहीं होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि आपके घर का जो पानी है उसमें कलर है, टेस्ट है, ऑर्डर है, तो भाई आप क्या कर रहे हो, आप खराब पानी पी रहे हो। आपको क्या जरूरत है, उस पानी को चेंज करने की जरूरत है। Many substances readily dissolve in water, therefore water is a universal solvent। अब यहाँ पे क्या बोला गया, बहुत सारी जो चीजें होती है, सब्सटेंस होती है, वो पानी में डिजोल्व हो जाती है। डिजोल्व का मतलब आपको पता है, उसमें मिल जाती है, और इसी के वजह से वाटर को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। यहाँ पे बोला गया है, द ब्लड ऑफ एनिमल्स, द सैप इन अ प्लांट्स,
कंटेन अ वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। जो एनिमल्स का ब्लड होता है और सैप, प्लांट्स में जो सैप होते हैं उसमें भी क्या रहता है आपका वाटर का जो प्रोपोर्शन रहता है बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, देयरफॉर इट इज सेड दैट वाटर इज लाइफ। और कोई भी लिविंग थिंग्स नहीं है जो बिना पानी के सर्वाइव कर पाए, और इसी के वजह से वाटर को क्या बोला जाता है, वाटर इज लाइफ। यानी कि इन सारी चीजों की वजह से लिविंग थिंग्स, कोई भी लिविंग थिंग्स जो जिंदा हो वो बिना पानी के नहीं रह पाएगी, और इसी की वजह से ब्लड को यहाँ पर क्या बोला गया है, वाटर इज लाइफ। यानी कि वाटर ही क्या है, वो लाइफ है। देन यहाँ पे आपने क्या देखा, वाटर के बारे में देखा। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे ऑब्जर्व एंड डिस्कस। आपको क्या करना है, इसे ऑब्जर्व करना एंड देन नेक्स्ट हमें इसे डिस्कस करना है। यहाँ पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, अगर आप इसे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अर्थ पे पानी कितना है। अगर आप अर्थ को देखते रहोगे, कोई भी पिक्चर में देखे रहोगे तो आपको अर्थ ब्लू दिखती है, बहुत ज्यादा ब्लू दिखती है। एंड देन नेक्स्ट आपको जो ग्रीन पार्ट दिखता है वो आपका लैंड हो गया, बट जो आपका ब्लू पार्ट होता है वो क्या होता है, वाटर का पार्ट होता है। तो आप सोचते रहोगे कि अर्थ पे तो बहुत वाटर है, फिर लोग क्यों बोलते हैं वाटर को सेव करो, वाटर को बचाओ, ये करो वो करो, क्योंकि अर्थ पे जितना भी पानी है वो सारा पानी हम पी नहीं सकते। अब वो ऐसा क्यों है, वो यहाँ से पता चलेगा। अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द अर्थ पे जो पानी है वो क्या है, ओशन और सी का है। अब आप बोलोगे ठीक है पानी ही तो है, बट सी और ओशन का पानी कैसा रहता है, वो सॉल्टी रहता है, उसे हम पी नहीं सकते। अब नेक्स्ट आप बोलोगे तो पीने का पानी कितना होगा। अब यहाँ पे जो हमें छोटा सा ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये इतना सा ही प्रोपोर्शन क्या है, हमारे पीने के लिए अर्थ पर है। देन नेक्स्ट यहाँ पे जो रेड पार्ट हमें दिख रहा है वो क्या है, ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर इन अदर फॉर्म। अब ये आइस हो गया, वाटर जो अलग अलग फॉर्म में, वो यहाँ पे क्या है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है, वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ कितना है, 97% है। देन नेक्स्ट यहाँ पे 2.7% क्या है, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, ग्राउंड वाटर। जो भी यहाँ पे दिया गया है वो आप ये वाले बॉक्स में लिख दो, ग्राउंड वाटर। देन नेक्स्ट आइस, यहाँ पे क्या लिख दो, वाटर। ये जो यहाँ पे है यही सेम आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। देन नेक्स्ट है वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर कितना होगा, यहाँ पे 0.3% कुछ होगा आपका। देन नेक्स्ट अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आगे का देखते हैं। अब यहाँ पे बोला गया वी कैन नॉट यूज ऑल द वाटर ऑन द अर्थ बिकॉज सी वाटर इज सॉल्टी, some water is in the frozen state, a very small quantity of water is available for drinking, yet it is enough for all living things। अब यहाँ पे हमें बोला गया कि उससे वही बताया गया कि अर्थ पे जो जितना पानी है वो सारा हम यूज नहीं कर सकते, उसमें से थोड़ा सा पानी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि सी वाटर हमारा सॉल्टी होता है। कुछ जो पानी है वो फ्रोजन स्टेट में यानी कि आइस के फॉर्म में, इसके लिए थोड़ी सी क्वांटिटी है, बट वो थोड़ी सी भी क्वांटिटी क्या लिविंग थिंग्स के लिए इनफ है। अब यहाँ पे आपको बोल दिया गया कि वो थोड़ी सी क्वांटिटी भी इनफ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम पानी को वेस्ट करें, हमें क्या करना है, उसे सेव करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे डू अदर लिविंग थिंग्स यूज वाटर लाइक वी डू, यानी कि क्या और भी लिविंग थिंग्स पानी यूज करती हैं जैसे हम यूज करते हैं। तो ऑफ कोर्स जैसे हमें पीने के लिए पानी चाहिए रहता है वैसे उन्हें भी चाहिए रहता है, तो इसका आंसर तो यस ही है। देन नेक्स्ट है वी यूज वाटर इन लार्ज क्वांटिटीज, वी हैव लर्न दैट वाटर ऑन द अर्थ इज रेगुलेटेड थ्रू द वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल आप पढ़ चुके हो एंड आई होप आपको ये याद होगा। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि हम पानी बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में यूज करते हैं, और जो पानी है वो कैसे आता है, वाटर साइकिल से आता है। वाटर साइकिल अगर मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूं तो जो भी पानी रहता है आपके समर के टाइम पे क्या होता है, जो वाटर वेपर्स बनते हैं वो वाटर वेपर्स आएंगे, कंडेंस हो गए, और फिर क्या होती है, ऐसी वाटर साइकिल चलती रहती है जिसके मदद से क्या होता है आपका रेन होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, द वाटर वेपर फॉर्म्ड फ्रॉम ओशन इज अ मेन सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि जो ओशन से जो वाटर वेपर फॉर्म होता है, जब हीट लगती है तो पानी गर्म होता है, और वही पानी जब गर्म होता है तो क्या देखते हैं, वाटर वेपर जो जाते हैं वही क्या होते हैं आपके, कन्वर्ट होते हैं रेन में। तो यहाँ पे आपको वही बोला गया कि ओशन क्या है, आपका मेन सोर्स है वाटर का, और उसी की मदद से वाटर मिलता है आपके वाटर साइकिल में। देन बोला गया इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेन क्रिएटिंग फ्रेश वाटर सोर्सेज ऑन द अर्थ, और वही ओशन का पानी क्या होता है, वो रेन में कन्वर्ट होता है, और वही चीज क्या करता है, अर्थ पे फ्रेश वाटर के फॉर्म पर आता है। देन नेक्स्ट है वी गेट वाटर फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज स्ट्रीम्स, रिवर्स, पॉन्ड, स्प्रिंग एंड लेक्स। अब हमें
जो वाटर होते हैं वो नेचुरल सोर्सेज से भी मिल जाते हैं, जैसे स्ट्रीम हो गया, रिवर्स, नदी हो गए, लेक हो गए, पॉन्ड्स हो गए। बट अब मैन क्या करते हैं, मैन ऑल्सो डिग्स वेल्स एंड बोर वेल्स टू लिफ्ट ग्राउंड वाटर। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैन हैज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बॉन्ड्स एंड डैम्स ऑफ वेरियस साइजेस ऑन रिवर्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ वाटर फॉर एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्री एंड फार्मिंग। अब जैसे नेचुरल सोर्सेज से वाटर तो हमें मिलते ही थे, बट मैन्स क्या करते हैं, वो वेल डिग करते हैं, यानी कि कुआं बनाते, बोरवेल्स लगाते, क्या करने के लिए, जो ग्राउंड वाटर यानी कि जो पानी नीचे की तरफ है उससे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुआं बनाते, बोरवेल्स करते। एंड देन नेक्स्ट वो क्या करते, वो बर्न्स बनाते, डैम्स बनाते अलग अलग साइजेस के आपके रिवर पे। और फिर ये क्यों किया जाता है, ताकि जो अनकंट्रोल यूज ऑफ वाटर, जो भी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उनको अच्छे से पानी जा पाए, फार्मिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इन सारी चीज के लिए किया जाता है। बट अब अनकंट्रोल ऑफ वाटर, पानी जो है बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोल, बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है, तो उसके वजह से क्या हो गया है, यहाँ पे शॉर्ट सप्लाई हो गया है पानी का, किसमें, तो आपके इंडस्ट्री और फार्मिंग में। वाटर स्कैरसिटी हैज बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम, और कहीं पानी खत्म ना हो जाए, ये क्या हो चुका है, ये एक सीरियस प्रॉब्लम यहाँ पर बन चुका है। अब यहाँ पे बोला गया ऑलवेज रिमेंबर, और यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स दिए गए। अब ये क्या है, पहला है यूज वाटर स्पेरिंगली, यानी कि आपको बोला गया पानी जब आप यूज करो तो उसे ध्यान से, अच्छे से यूज करो, जितनी जरूरत है उतना ही यूज करो। देन नेक्स्ट है ब्लॉक वाटर, लेट इट पर लोकेट, यानी कि जो पानी ब्लॉक हुआ है उसे क्या करो, उसे छोड़ दो। Then next is store water wherever possible, reuse water wherever possible, remember stored water does not become stale at once। और जो पानी reuse करो, जब भी जरूरत पड़े उसे reuse करो, स्टोर करो। और एक चीज याद रखो कि जो पानी हम स्टोर करके रखते हैं वो एक ही बार में क्या खराब नहीं हो जाता है, ज्यादा दिन तक ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई उसे हिला नहीं, कोई उसे ये नहीं, कोई उसे यूज नहीं कर रहे, तब जाके वो स्टेल हो सकता है। बट ऐसे नहीं, अगर हम उसे अच्छी तरह से रख रहे, क्लीनिनेस में रख रहे, तो पानी खराब नहीं होता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये पानी जो यूज हो रहा है आपके एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट ये क्या है, आपका वेल होगा, ये क्या है, तो ये बोरवेल है। यहाँ पे देखोगे तो इसे क्यों डिग किया जा रहा है, ताकि जो ग्राउंड में वाटर, ये तो बहुत पास में दिख रहा होगा, बट एक्चुअली जो ग्राउंड वाटर रहता है वो थोड़ा नीचे रहता है, बस उसी को निकालने के लिए क्या बोरवेल्स किए जाते हैं। और नेक्स्ट ये क्या है, तो ये आपका डैम है। नेक्स्ट यहाँ पे अब क्या है, लैंड आ गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब अभी हमने क्या पढ़ा, एयर के बारे में पढ़ लिया, वाटर के बारे में पढ़ लिया। अब क्या आ गया लैंड। लैंड का मतलब क्या होता है, जमीन जिसपे हम रह रहे। अब ये क्या है, लैंड इज सीन इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, सॉइल, बिग रॉक्स, इट इज नॉट फ्लैट एवरीवेयर। अब जो लैंड होता है वो बहुत सारे फॉर्म में हम देखते हैं, या तो स्टोन के फॉर्म्स में देखते हैं, या स्टोन्स के फॉर्म में देखते हैं, बिग रॉक्स के फॉर्म में देखते हैं। और जो लैंड होता है वो हर जगह से फ्लैट नहीं रहता, ऐसे सीधा लैंड, जमीन देखा है कैसे रहेगा, ऊंचा नीचा रहेगा, कहीं उस पर स्टोन्स रहते हैं, ऐसे ऐसे रहते हैं, तो फ्लैट तो वो रहता नहीं है। इट इज हिली इन सम प्लेसेस एंड फ्लैट इन अदर्स, कुछ जगह पे वो हिली है, कुछ जगह पे वो फ्लैट है। ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन लिव ऑन लैंड, यानी कि हर एक टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, और जो मैन हो गए वो कहाँ रहते हैं, तो वो आपके लैंड पर रहते हैं। सम टेरेस्ट्रियल डिग्स ब्यूरोज इन द ग्राउंड फॉर शेल्टर। अब आपको पता है कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जमीन में होल करते हैं और उसमें रहते हैं। तो पहला तो आपको चूहा रहता था, तो ये सारी चीजें वो क्यों रह रहे हैं वहां पे, तो शेल्टर के लिए रह रहे। दिस मीन्स दैट दे यूज लैंड फॉर फुलफिलिंग देयर नीड। वी ऑल्सो यूज लैंड फॉर फार्मिंग एंड फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड रोड्स। अब ये लोग क्यों यूज कर रहे हैं, तो अपनी नीड्स, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। वैसे ही हम भी लैंड का यूज क्यों करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे कि फार्मिंग के लिए हो गया, देन घर बनाने के लिए, क्योंकि घर, इंसान घर पे रहते, पेड़ पे तो रहते नहीं है, तो उन्हें लैंड पर ही बनाना पड़ेगा। Then next we make use of plants and animal in the forest that grow on land. The minerals, crude oil and natural gas obtained from the earth, that is land, are very important for us. It means that land is an important resource. Let us see exactly what is land made of. अब यहाँ पे आपको बोला गया कि हम वो एनिमल्स, प्लांट्स जो हमें फॉरेस्ट में मिलते हैं, जो लैंड पे ग्रो होते हैं, उन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। क्रूड ऑयल हो गया, देन जो भी नेचुरल गैस, मिनरल्स जो भी हमें लैंड से मिल रहे हैं, वो सारी चीजें हमारे लिए क्या है, जरूरतमंद है। देन नेक्स्ट इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लैंड
लैंड है वो क्या है हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आप फिर यहाँ पे आपको बोला गया कि चलो देखते हैं कि लैंड बना कैसे। जैसे वाटर को हमने देखा, वाटर किससे बना हुआ है आपका, जब आपका हाइड्रोजन बर्न होता है एयर में और वाटर ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो क्या बनता है आपका वाटर बनता है। एयर में आपके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, गैसेज रहते हैं, वैसे ही लैंड भी किसी चीज से बना ही होगा। अब वो किससे बना है वो हम यहाँ पर देखने वाले। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है हाउ लैंड इज मेड अप ऑफ। अब लैंड कैसे बना है उसका पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है द लैंड ऑन अर्थ ऑल्सो लुक लाइक दिस इफ अ टॉप टू बॉटम। अगर आप देखोगे तो जो हम लैंड है अर्थ पे वो कुछ इस तरीके से दिखता है। Pipeline is being laid in your neighborhood. Observe carefully the pits dug for this purpose. You will see some layers under the land surface as shown in the accompanying figure. अगर आप देखोगे जो भी पाइपलाइंस आपके नेबरहुड में लगा हुआ है, जो पाइपलाइंस जो वहाँ पे लेट किया जाता है, अगर आप कभी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ जो लेयर्स है आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। इफ द लैंड हैज मैच्योर सॉइल द टॉप मोस्ट लेयर इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। यानी कि अगर लैंड के पास क्या है, मैच्योर सॉइल है, तो उसके सबसे ऊपर का जो लेयर रहता है वो किससे बना रहता है, तो वो बना रहता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन यानी कि क्या, जो भी डेड रिमेन्स होते हैं, ड्राई लीव्स होते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स की, ये सारी चीज जब डिकम्पोज यानी कि सड़ जाते तो उसी की वजह से क्या उसका टॉप मोस्ट लेयर बनता है और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। इट इज यूजुअली फाउंड इन डेंस फॉरेस्ट। और ये जो ह्यूमस का लेयर है कहाँ आपको मिलेगा, यूजुअली कहाँ मिलता है, तो ये आपके डेंस फॉरेस्ट में मिलता है। द लैंड बिलो दिस इज फुल ऑफ सैंड, सॉइल, स्मॉल स्टोन्स। और जो भी इसके नीचे का है वो क्या रहेगा, लैंड, वो सॉइल का रहेगा। यानी कि पहला आपका ह्यूमस हो गया, देन सॉइल रहेगा, सैंड रहेगा, स्मॉल स्टोन्स, बिग स्टोन्स, ऐसे करके क्या लेयर्स यहाँ पे बने हुए हैं। Soil and pieces of bedrock are found below this layer of land. This soil is immature. Further below this layer, the proportion of soil decreases and that of rock increases. यानी कि जैसे आप ह्यूमस के नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे इमेच्योर सॉइल देखने को मिलेगी, फिर सैंड देखने को मिलेगी, और फिर जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे सॉइल कम होते जाएगा और जो रॉक है, रॉक पत्थर हो गए, बड़े बड़े पत्थर हो गए, वो ज्यादा मिलने लगेंगे। नीचे जाओगे तो आपके क्या सॉइल कम हो जाएगा, रॉक्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। दिस इज द लेयर ऑफ बेडरॉक। और इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, लेयर्स ऑफ बेडरॉक। द मेन मिनरल्स इन द सॉइल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस रॉक, दैट इज व्हाई सॉइल इन डिफरेंट रीजन इज डिफरेंट। और ये जो बेडरॉक्स होते हैं यहीं से क्या होते हैं आपके मिनरल सॉइल्स में आते हैं, और इसी की वजह से हर एक रीजन के जो सॉइल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके अलग अलग होते हैं। और वो अलग क्यों होते हैं, तो वो आपके जो बेडरॉक्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं। द कलर एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल आर बोथ डिटरमाइंड बाय द बेडरॉक। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, जो भी सॉइल का कलर हो गया, टेक्सचर हो गया, तो वो डिटरमाइन कौन करता है, तो वो डिटरमाइन करता है हमारा बेडरॉक। यानी कि अगर आप कहीं देखते होगे तो आपको मिट्टी लाल मिट्टी दिखती है, कहीं पे मिट्टी अलग दिखती होगी, तो वो ऐसा क्यों होता है, तो वो आपके बेड रॉक की वजह से होता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, लेयर्स ऑफ लैंड। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, लैंड के जो लेयर्स होते हैं वो पढ़ने वाले। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा ये किसका लेयर है, आपका ह्यूमस का लेयर है। यहाँ पे आपने पढ़ा था, सेम वही पैराग्राफ है जो हमने वहां पे पढ़ा था, रिपीट हो गया है। तो ये क्या है, टॉप मोस्ट लेयर क्या था आपका, जो डिकम्पोजिशन से बना हुआ था वो क्या था, ह्यूमस था। तो ये देखो, ये पहला लेयर आपका ह्यूमस का हो गया। यहाँ पे आपको मिलेगी ये मैच्योर सॉइल। मैच्योर सॉइल के नीचे आप जाओगे तो ये क्या है आपकी इमेच्योर सॉइल। उसके नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लेयर मिलेगा सॉइल और छोटे रॉक का, और उसके नीचे सॉइल आपको मिलेगा ही नहीं, सिर्फ क्या मिलेंगे, बेडरॉक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको लेयर ऑफ लैंड अच्छे से समझना है तो ये फिगर देखो, आपको क्या अच्छे से समझ जाएगा, ये रहा। तो इसे आप देख के लेयर को अच्छे से समझ सकते हो। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अब आपने क्या देख लिया, आपने बेडरॉक देख लिया, सारी चीजें देख ली, बट अब सॉइल कैसे बनता है, सॉइल कैसे बनता है वो हम यहाँ पे देखने वाले। द सॉइल
on the land is formed by the natural process. The abiotic components of soil are supplied through the weathering of the bedrock. यानी कि जो भी सॉइल लैंड पे फॉर्म होता है वो कैसे फॉर्म होता है आपका, वो नेचुरल प्रोसेस होता है. ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान वहां पे बैठता है बोलता है चल अब सॉइल बन जा तो वो सॉइल बन जाता है. ऐसा नहीं होता, वो क्या है आपका नेचुरल प्रोसेस है. The abiotic components of the soil are supplied through the weathering of the bedrock due to the heat, cold and water of the sun, wind and rain respectively. The bedrock breaks down into pieces. अब जो bedrocks होते हैं वो हमेशा ऐसे ही नहीं रहते कि बड़े बड़े पत्थर रहते, उन्हें भी वो छोटे होते. कैसे होते हैं, तो वही आपको यहाँ पे बोला गया कि जो सन हो गया, विंड हो गया, रेन हो गया, इन सारी चीजों की वजह से वो क्या ब्रेक डाउन हो जाते हैं छोटे छोटे पीसेस में. अब जब रॉक टूटते हैं तो स्टोन, सैंड, ये सारी चीजें फॉर्म होती है इन्हीं पीसेस से. माइक्रोब्स, वर्म्स एंड इंसेक्ट आर फाउंड अमंग देम. और जो भी माइक्रोब्स हो गए, वर्म्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी. rodents like mice and rats are also found here. The roots of trees growing on the land also help weathering of rocks. यानी कि जो भी रूट्स होते हैं ट्रीज के वो भी किस में मदद करते हैं आपके, तो वेदरिंग ऑफ रॉक में वो भी आपके मदद करते हैं. और जो इंसेक्ट्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, रोडेंट्स लाइक माइस, चूहे हो गए, रोडेंट्स में आपके और क्या एनिमल्स आते हैं, रोडेंट्स में आपके आते हैं स्क्विरल वगैरह. तो ये स्क्विरल नहीं मिलती है, स्क्विरल रोडेंट का एक टाइप है. मिलता क्या है आपका, माइस और रैट्स यहाँ पे मिलते हैं. द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज स्लो एंड कंटिन्यूस. अब देखो जो सॉइल का फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, लेकिन वो क्या है, कंटिन्यूस है, चलते रहता है. इट टेक्स अबाउट 1000 years फॉर 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ मैच्योर सॉइल टू फॉर्म. यानी कि हजारों साल लगते कितना सॉइल बनाने के लिए, तो आपका 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ मैच्योर सॉइल कब बनता है, जब उसको बनने में कितना टाइम लगता है, तो आपका 1000 साल यहाँ पर लगता है. देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है सॉइल कैन गेट डिस्ट्रॉयड इन अ शॉर्ट पीरियड ड्यू टू फ्लड, स्टॉर्म्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज माइनिंग. अब देखो सॉइल को बनने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बट खराब होने में उसे बहुत कम टाइम लगता है. खराब कैसे होता है, तो आपका फ्लड, बाढ़ हो गया, स्टॉर्म हो गया, देन ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे माइनिंग, माइनिंग यानी कि जो खोदते हैं वो हो गया. इन सारी चीजों की वजह से सॉइल क्या होती है आपकी, डिस्ट्रॉय होती है. दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू कंजर्व सॉइल एंड टू प्रिवेंट इरोजन ऑफ लैंड. द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस इज टू इंक्रीज द ग्रीन कवर ऑफ द लैंड. इरोजन ऑफ लैंड इज रिड्यूस इफ ग्रास, ट्रीज एंड बुशेज आर ग्रोन इन इट. अब बोलोगे कि अभी तक तो सब लोग बोल रहे थे कि एयर पोल्यूट होता है तो एयर को पोल्यूट मत करो, वाटर पोल्यूशन होता है वाटर को पोल्यूट मत करो, वाटर को सेव करो. बट अब लैंड को सेव करने की क्या जरूरत है. जैसे कि हमने देखा था लैंड पर हम क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं. फार्मिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हम खाते हैं वो हम क्रॉप्स वहाँ पे लगाते हैं, वहाँ से क्रॉप्स में जो ग्रेन्स आते हैं वो बेचे जाते हैं, फिर हमारे पास आते हैं, उससे खाना बनता है. हम जमीन पे रहते हैं, जब जमीन रहेगी नहीं तो हम रहेंगे कहाँ पे. इसी की वजह से हमें क्या करना है, लैंड को भी यहाँ पे कंजर्व करना. वो करेंगे हम कैसे, अगर हम ग्रीनरी बढ़ा दे, प्लांट्स लगा दे, ट्रीज प्लांट करे, देन नेक्स्ट बुशेस लगाए, ग्रास लगाए, तो इन सारी चीजों की वजह से जो मिट्टी है वो खराब नहीं होगी और वो क्या होगी, अच्छे से वहां पे रहेगी, जिसके वजह से मिट्टी जो है वो कंजर्व भी हो जाएगी और साथ ही साथ अपना जो अर्थ है वो भी ग्रीन हो जाएगा. तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना. अगर महीने में या हफ्ते में अगर आप एक पेड़ लगा सकते हो तो आपको क्या लगाना चाहिए. देन नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या है, डू यू नो, यानी कि क्या आपको पता है. तो यहाँ पे आपको बोला गया है ह्यूमस इज अ लेयर फॉर्म्ड ऑन सॉइल ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल बाय माइक्रोब्स. ह्यूमस क्यों फॉर्म होता है, ह्यूमस क्या है, एक लेयर है. फॉर्म कैसे होता है, डिकम्पोजिशन, जब डेड प्लांट्स हो गए, लीव्स भी हो गए, एनिमल्स हो गए, जब वो सड़ने लगते हैं माइक्रोब्स की हेल्प से, तो क्या बनता है आपका, ह्यूमस बनता है. Then next, humus supplies nutrition to the soil. Humus is also important for aerating the soil and for holding water in the soil. Humus क्या करता है, soil को aerate करता है. Then next उसमें वो water hold करके रखता है. The proportion of humus in the upper layer of good fertile soil is about 33 to 50%. यानी कि अच्छे soil में, fertile soil में उसका
परसेंटेज कितना रहना चाहिए, तो आपका रहना चाहिए 33 to 50% रहना चाहिए। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ऑन लैंड गॉट बरीड अंडरग्राउंड ड्यू टू द ग्रेट अपहीवल्स दैट टुक प्लेस ऑन द अर्थ मैनी एजेस अगो, यानी कि जो फॉरेस्ट थे लैंड पे वो क्या हो चुके थे, वो बरीड हो चुके थे, यानी कि क्या हो चुके थे, अंडरग्राउंड में दफन हो गए थे, यानी दफना गए थे। वो क्यों हुआ था, तो जो अपहीवल्स हुए थे, यानी कि जो अपवर्ड मूवमेंट हुई थी अर्थ की, उस वजह से जो भी ऊपर के पार्ट थे वो क्या हो चुके थे, धीरे धीरे जमीन के अंदर जा चुके थे, उसके वजह से अपहीवल्स यानी कि जो उथल पथल होता है बेसिकली उसे बोला जाता है। यहाँ पे क्या बोला गया, आफ्टर दैट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स टू प्लेस अंडरग्राउंड, और ये इसके बाद ही क्या हुआ, जब ये सारी चीजें अंडरग्राउंड चली गई तब क्या हुआ, आपका फॉर्मेशन प्रोसेस चालू हुआ, किसका, तो वो होता फॉसिल फ्यूल्स का। और वो कैसे बनता था, जो डेड रिमेन्स बचे हुए थे लिविंग थिंग्स के, उनके वजह से वी गेट फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन एंड अदर यूजफुल मटेरियल्स लाइक tar and wax from the fossil fuel called crude oil। ये सारी चीजें जो हमें फ्यूल्स मिल रही है, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें कहाँ से मिलती है, तो वही हमें जो अंडरग्राउंड ये सारी चीजें बरीड हो गई थी उन्हीं सारी चीजों की वजह से मिलती है। और इसे जो हमें तार मिलते हैं, यूजफुल मटेरियल तार और वैक्स हो गया, वो किस फॉसिल फ्यूल से मिलते हैं हमें, तो वो होता है हमारा क्रूड ऑयल। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमें बोला गया है लिविंग थिंग्स यूज लैंड वाटर एंड एयर अवेलेबल ऑन अर्थ एंड सो डज मैन। अब देखो यहाँ पे हमें बोला गया है जो लिविंग थिंग्स होती है वो भी क्या यूज करती है, लैंड यूज करती है, वाटर यूज करती है, एयर यूज करती है, जो चीजें क्या है हमारे अर्थ पर अवेलेबल है। बट सिर्फ लिविंग थिंग्स ही थोड़ी ना करती है, और कौन करता है, मैन भी करते हैं, यानी कि हम लोग भी करते हैं। हाउएवर द पोर्शन ऑफ दिस रिसोर्सेज दैट आर एक्चुअली पुट टू यूज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द होल अर्थ। लुक एट द फॉलोइंग टेबल। अब जैसे हमें लगता है कि पानी बहुत ज्यादा है, तो हमें कभी ना कभी ऐसा लगता होगा पानी बहुत ज्यादा है उसे बर्बाद कर देते, लैंड बहुत ज्यादा है उसे भी बर्बाद कर देते, एयर है पल्यूट हो रहा है, क्या हो गया, उसे भी हम क्या करते हैं और खराब कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है, जितना वो दिखता है उतना वो क्या है नहीं, और इसी के वजह से हमें क्या बोला जाता है कि इन्हें क्या करो, पल्यूट मत करो, सेव करो, कंजर्व करो। अगर आप इन टेबल को देखोगे तो आपको पता चलेगा लैंड जिसपे हम रह रहे हैं वो कितना है, सिर्फ 29% है। पोर्टेबल वाटर जो पानी हम पी सकते हैं वो कितना है, सिर्फ 0.3% है। ऑक्सीजन जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो कितना है, यहाँ पे 21% है। तो ये टेबल देखने के बाद आपको समझ गया रहेगा कि अब आपको कंजर्व क्यों करना है, उसे पल्यूट क्यों नहीं करना, सेव क्यों करना है। Even in this small proportion, the resources shown in the table are sufficient for all living things। भले ये चीजें छोटी दिख रही है, बहुत कम दिख रही है, लेकिन लिविंग थिंग्स के लिए ये क्या है, सफिशिएंट है। बट इसे खराब करना नहीं चाहिए। Only it is very necessary for man to control his greed। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो क्या है, इंसानों को अपना ग्रीड, जो लालची चीजें होती है वो सारी चीजें कंट्रोल करना। In other words, he must use these resources judiciously with the awareness that they are meant for all other living things and not just for mankind। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी चीजें हम यूज करें उसे अच्छे से यूज करें, क्योंकि जो चीजें हमें नेचर ने अवेलेबल की वो सिर्फ हमारे ही लिए नहीं, हो किसके लिए, वो हर एक लिविंग थिंग्स के लिए है। जैसे कि पेड़ हो गया, लैंड हो गया, हम क्या करते, अगर जगह नहीं मिल रही है उसे क्या, फॉरेस्ट को खत्म कर देते हैं। बट फॉरेस्ट और भी किसी लोगों के लिए, और भी एनिमल्स के लिए फॉरेस्ट है। तो इसीलिए अगर हम फॉरेस्ट को यूज कर रहे हैं तो हमें उन एनिमल्स का भी ध्यान रखना है जो कि वहां पे क्या रह रहे, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी ग्रीड को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आई होप आपको यहाँ पर समझा होगा कि हमें क्या करना है, कैसे रहना है। देन नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या है, व्हाट वी हैव लर्न, यानी कि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है। तो यहाँ पे आपको चैप्टर का एक क्विक रिव्यू मिल जाएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक्स थे उनके बारे में। तो पहला क्या है, द एलिमेंट्स available in nature which fulfill the basic need of living things are called natural resources। यहाँ पे क्या है, natural resources का
डेफिनेशन बताया गया, यानी कि जो भी चीज़ें नेचर अवेलेबल करती है क्या करने के लिए, हमारी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वही क्या होती है, नेचुरल रिसोर्सेज होती है। देन नेक्स्ट है एयर वाटर एंड लैंड आर इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, ये क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल हैज बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कॉन्स्टेंट्स, यानी कि सॉइल के पास दोनों कॉन्स्टेंट्स है, पहला तो बायोटिक और दूसरा अबायोटिक। बायोटिक जो लिविंग्स होते हैं, अबायोटिक जो लिविंग नहीं है। देन नेक्स्ट है देयर आर मेनी कॉन्स्टेंट्स ऑफ एयर सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनहर्ट गैसेज, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। आपका एयर किससे बना हुआ है, कॉन्स्टेंट्स क्या है उसके, वो यहाँ पर दिए गए। देन नेक्स्ट है द ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव शेल ऑफ द अर्थ। ओजोन लेयर क्या है, आपका प्रोटेक्टिव शेल है अर्थ का, जो कि क्या करता है, हमें सन के हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज केयरफुली एंड स्पेरिंगली। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसे हमें ध्यान से और जितनी ज़रूरत है उतना ही क्या यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है फ्री में मिल रहा है तो यूज़ करते जाओ, अच्छे से यूज़ करना है, सेव भी करना है और साथ ही साथ क्या करना है, ध्यान भी रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इस लेसन का एक्सरसाइज, यानी कि यहाँ पर आपका लेसन खत्म हुआ, अब यहाँ पर हम क्या देखने वाले, एक्सरसाइज देखने वाले। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड री राइट द कंप्लीट स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है, देन जो सेंटेंस है उसे, स्टेटमेंट है उसे री राइट वापस से लिखना है। तो पहले का आंसर क्या आएगा, द लेयर ऑफ ओजोन गैस ऑब्जर्व डैश रेज दैट कम फ्रॉम द सन टू द अर्थ। कौन से रेस को वो कौन से रेस को ऑब्जर्व करते हैं, अभी मैंने बोला था वो क्या था, आपका यूवी रेस, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेस। देन सेकेंड है ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ फ्रेश वाटर फॉर्म्स डैश परसेंट, कितने परसेंट, तो 0.3% है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 0.3%। देन नेक्स्ट है बोथ डैश एंड डैश कॉन्स्टेंट्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल, ये तो आपने अभी पढ़ा, वो क्या था आपका, बायोटिक एंड अबायोटिक। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बायोटिक, एंड यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अबायोटिक। तो ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो अगर आपको चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो अभी के अभी लिखकर रख लो। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सेकेंड व्हाई इज इट सेड दैट, यानी कि ऐसा ही क्यों बोला गया है। तो ये क्या है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम ले लेते हैं। पहला क्या है, द ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव शेल ऑफ अर्थ। अब ओजोन लेयर को प्रोटेक्टिव शेल क्यों बोला गया है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, आई डोंट थिंक कि मुझे इसे वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बट हम इसे शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, द अल्ट्रा वायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर वेरी हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स। जो भी अल्ट्रा वायलेट रेज आपकी सन से आती है वो लिविंग थिंग्स के क्या है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द लोअर स्ट्रेटोस्फीयर ऑब्जर्व दिस यूवी रेज एंड प्रिवेंट them from reaching the earth. As the result, life on earth is protected. और इसी के वजह से जो ओजोन लेयर हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है वो क्या करता है, इन्हें ऑब्जर्व कर लेता है और अर्थ पे जो लाइफ है उसे बचाता है। Therefore it is said that ozone layer is a protective layer. इस प्रोटेक्टिव शेल ऑफ द अर्थ वो हमें बचाता है और दूसरी लिविंग थिंग्स को बचाता है। इसी की वजह से ओजोन को क्या बोला गया, प्रोटेक्टिव शेल ऑफ द अर्थ बोला गया है। तो इसका भी आप क्या करो, इसे लिख कर रख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देन नेक्स्ट है वाटर इज लाइफ। वाटर को लाइफ क्यों बोला जाता है, तो यहाँ पे आपको बोला गया वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट एंड इट डिजॉल्व मेनी सब्सटेंस। वाटर क्या एक अच्छा सॉल्वेंट, उसमें हर बहुत सारी चीजें मिल भी जाती है। द ह्यूमन ब्लड इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर एंड द सैप ऑफ प्लांट ऑल्सो कंटेन्स अ वेरी हाई प्रपोर्शन ऑफ वाटर। ह्यूमन्स का ब्लड हो गया वो भी 70% ऑफ वाटर से बना है। जो प्लांट में सैप रहते हैं उसमें भी हाई प्रपोर्शन ऑफ वाटर रहता है और सारे जो प्रोसेस रहते हैं वो वाटर के एब्सेंस में नहीं हो पाएंगे और इसी के वजह से जो वाटर है उसे क्या बोला गया है, वाटर इज लाइफ बोला गया है। और यहाँ पे आपको बोला गया है हेंस विदाउट वाटर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, देयरफॉर इट इज सेड दैट वाटर इज लाइफ। तो वाटर इज लाइफ क्यों बोला गया है, पहला वो अच्छा सॉल्वेंट है, 70% ऑफ ह्यूमन ब्लड उससे बना हुआ है, सैप में रहता है। देन हर एक प्रोसेस नहीं हो सकती है जब वाटर का एब्सेंस रहे और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना पानी का नहीं रह सकता है। और ये क्या हो गया आपका सेकेंड वन का आंसर हो गया, इसे भी आप क्या करो लिख कर रख लो। देन नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, सी वाटर इज यूजफुल इवन दो इट इज नॉट पोर्टेबल। अब यहाँ पे बोला गया कि सी वाटर यूजफुल है भले ही वो पीने लायक नहीं है। देखो एक चीज है, सी वाटर भी क्या रहते हैं आपके सी एनिमल्स तो रहते ही हैं। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, मैनी फिश एंड एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन सी वाटर। बहुत सारे फिश और क्या यहाँ पे आपके रहते हैं किसमें, आपके
तो वो हो गया आपके सी में। The water from the sea evaporates to form clouds which begin rain। जो भी वाटर सी में रहता है वो क्या होता है, वो इवापोरेट होता है कहाँ पे, तो क्लाउड्स में, और फिर क्या करते हैं, रेन वहां से आती है। द सी वाटर ऑल्सो हेल्प द लैंड टू कूल ड्यू टू ब्रीजेज। और सी वाटर क्या करता है, लैंड को ठंडा भी करता है, किस वजह से, जो ब्रीजेज वहां से आती है, कूल ब्रीजेज आती है उसके वजह से। देन नेक्स्ट द सॉल्ट एंड मिनरल्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। जो भी मिनरल्स हो गए, सॉल्ट हो गए, वो भी सी वाटर से आते हैं। Corals and pearls are obtained from sea animals. Thus, sea water is useful even though it is not potable। और इसी के वजह से सी वाटर क्या है, वो यूजफुल है, भले ही वो पोर्टेबल है या नहीं है। तो ये थर्ड वन का आंसर, इसे भी आप क्या करो, लिख कर रख लो। देन नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ। अब यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होगा अगर। तो पहला क्या है क्वेश्चन, माइक्रोब्स इन सॉइल गेट डिस्ट्रॉयड। जो भी माइक्रोब्स है वो सॉइल में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो क्या होगा। तो इसका आंसर आप लिख लो, फिर हम क्या करते हैं इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको आप लिखोगे माइक्रोब्स इन सॉइल डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल एंड कन्वर्ट इट इनटू ह्यूमस। अब देखो, जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल को डिकम्पोज करने की डिकम्पोज करते हैं, जिसके वजह से क्या बनता है, आपका ह्यूमस बनता है। और ये ह्यूमस क्या करता है, वो न्यूट्रिशन सप्लाई करता है आपके सॉइल को। ह्यूमस ऑल्सो एरिएट्स सॉइल एंड होल्ड्स वाटर इन इट। इट मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल। If microbes are destroyed, humus will not form and the soil will not become fertile, making it unsuitable for growth of plant. Also, dead and decaying matter will accumulate on land। अब देखो, अगर microbes destroy हो गए तो ह्यूमस नहीं बनेगा, ह्यूमस नहीं बनेगा, सॉइल फर्टाइल नहीं रहेगी, सॉइल फर्टाइल नहीं रहेगी तो पेड़ नहीं लगा सकते। और जो डेड और डिकेइंग मैटर है वो क्या होंगे, वो लैंड पे ही एक्यूमुलेट हो जाएंगे, यानी कि लैंड पर ही जमा होते जाएंगे। तो ये हो गया आपका थर्ड वन का आंसर, इसे भी क्या करो, आप लिख कर रख लो। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सेकेंड वन, द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज इन योर सराउंडिंग इंक्रीजेज। अब इसका आंसर क्या पूछा गया यहाँ पे, जो भी व्हीकल्स है, फैक्ट्रीज है, वो आपकी सराउंडिंग में बढ़ती जा रही है तो इसके वजह से क्या होगा, vehicles and factories are the major cause of air pollution. They release harmful gases like carbon dioxide, carbon monoxide and sulfur dioxide into air। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो vehicles और factories होती है वो air pollution का main source होती है, मेजर कॉज रहती है। देन नेक्स्ट वो क्या करती है, हार्मफुल गैसेस रिलीज करती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सारी चीजें एयर में रिलीज करती है। दिस पॉल्यूटेंट्स एंड आर हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट एंड टू द पीपल लिविंग इन द सराउंडिंग एरिया। यानी कि जो भी पॉल्यूटेंट्स है ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल तो है ही है, बट साथ ही साथ सराउंडिंग के लिए भी क्या है, हार्मफुल है। जो पीपल, जो लोग भी रह रहे, जो लोग एयर को पल्यूट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं, एनिमल्स को खराब कर रहा है, वो आपको भी खराब कर रहा है, जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी। हेंस इफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज इन आवर सराउंडिंग इंक्रीजेस द एयर पोल्यूशन विल ऑल्सो इंक्रीज। यानी कि अगर फैक्ट्री और बिल्डिंग्स के नंबर भी बढ़ेंगे, फैक्ट्रीज और व्हीकल्स के नंबर बढ़ेंगे तो एयर पोल्यूशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब ये हो गया आपका सेकेंड वन, इसको भी क्या करो, आप लिख कर रख लो। देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द टोटल सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर इज फिनिश्ड। यानी कि जो पीने का पानी अगर उसका सप्लाई खत्म हो गया तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, वाटर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर क्या है, वो बहुत ज्यादा मेन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए। तो अगर वही खत्म हो गया तो क्या होगा, आपका लिविंग थिंग्स तो रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो डिपेंडेंट रहते हैं आपके पानी पे। अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज पोर्टेबल एंड कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। बहुत कम क्वांटिटी वाटर क्या, वो पीने के लिए, और क्या उसे यूज किया जाता है ड्रिंकिंग के लिए। ऑल बॉडीली फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय वाटर। Therefore, if total supply of potable water is finished, plants and animals will not survive and there will be no life on the earth। यानी कि जो भी बॉडीली फंक्शंस होते हैं अच्छे से स्मूथली रन करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो अगर पानी ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, प्लांट्स और एनिमल्स सरवाइव नहीं करेंगे और इसी की वजह से अर्थ पे कोई भी लाइफ नहीं रहेगी। इसके लिए पोर्टेबल वाटर को सेव करो, वेस्ट मत करो। देन नेक्स्ट यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, पहला है ग्रुप ए ग्रुप बी। तो यहाँ पे आपको मैंने आंसर दे दिया, ये आंसर है, क्वेश्चन नहीं है आपका।
तो ये क्या करो आप फटाक से लिख लो। ग्रुप ए कार्बन डाइऑक्साइड का आप क्या लिखोगे, प्लांट्स एंड फूड प्रोडक्शन। देन आप लिखोगे ऑक्सीजन, वो क्या है कंबशन, वाटर वेपर से रेन, और माइक्रोब्स क्या करते हैं आपके सॉइल के जनरेशन में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया आपका मैच द फॉलोइंग, से क्या करो लिख कर रख लो। अब नेक्स्ट यहाँ पे नेम द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, तो आपका एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। देन नेक्स्ट बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट सॉइल में क्या रहते हैं, तो माइक्रोब्स, वर्म्स, इंसेक्ट, बुरोइंग रोडेंट्स। ये स्पेलिंग आई थिंक यहाँ पे गलत नहीं बरोबर है। जो रैट्स हो गए, माइस हो गए, वो सारी चीजें क्या यहाँ पे रहती है। आई थिंक यहाँ पे स्पेलिंग क्या है वो गलत है, इसे हम सही कर देते हैं। ये हो गया रोडेंट्स, तो ये स्पेलिंग है। और ये ट्रीज है, सारी चीजें बायोटिक चीजों की क्या है ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, तो ये भी आप लिख कर रख लो। देन नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में आपके क्या रहते हैं, तो यहाँ पे रहेगा क्रूड ऑयल फ्रॉम विच वी गेट केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, वैक्स एंड tar। देन नेक्स्ट है इनहर्ट गैसेस, क्या रहेंगे, नियॉन, आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन। ये सारी चीजें क्या है इनहर्ट गैसेस है। देन गैसेस दैट आर हार्मफुल टू ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के जो हार्मफुल गैसेस रहते हैं वो क्या है आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये दो चीज हो गए। देन नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे बोला गया लैंड एंड सॉइल इज द सेम थिंग, तो ये फॉल्स है, लैंड और सॉइल सेम थिंग्स नहीं रहते, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे फॉल्स। लैंड कंसिस्ट ऑफ स्टोन, सॉइल एंड बिग रॉक्स। देन नेक्स्ट है द वाटर इन द लेक इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। यहाँ पे आप क्या लिखोगे फर्स्ट। वाटर ट्रैप्ड बिलो द ग्राउंड ओवर द बेड रॉक्स इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। देन ये क्या हो गया फॉल्स फॉल्स। देन थर्ड क्या है, इट टेक्स अबाउट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म 25 सेंटीमीटर्स थिक लेयर ऑफ सॉइल। अब आपको याद रखना है कि वो 2.5 सेंटीमीटर था, ना कि 25 सेंटीमीटर। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 25 ही तो था, राइट ही तो है, 25 नहीं था, वो क्या था 2.5 था। पॉइंट का भी बहुत ज्यादा मतलब है, सो ट्रू कर दोगे तो एग्जाम में 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, फॉल्स आएगा। इट ऑलमोस्ट टेक अराउंड 1000 of year to form 2.5 centimeter thick layer of soil. Then next here radon is used in decorative light. फॉल से नियॉन का यूज किया जाता है आपका डेकोरेटिव लाइट्स बनाने के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, आंसर इन योर ओन वर्ड। इसका आंसर आपको क्या करना है, खुद के ओन वर्ड्स में लिखना है। तो पहला क्या है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हाउ सॉइल इज फॉर्म। डायग्राम की मदद से आपको एक्सप्लेन करना है सॉइल कैसे फॉर्म होता है। डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक वाला ही है, आप बना सकते हो। आंसर क्या लिखोगे, द सॉइल ऑन द लैंड इज फॉर्म्ड बाय अ नेचुरल प्रोसेस। द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल आर सप्लाइड थ्रू द वेदरिंग ऑफ द bedrock. Due to the heat, cold wind and rain in the bedrock breaks down into pieces. Stones, sand and soil are formed from these pieces. Microbes, worms, ये सारी चीजें वहाँ पे मिलती हैं और हेल्प करती है आपके वेदरिंग ऑफ रॉक्स में। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होता है, कंटिन्यूस होता है। कितना टाइम लगता है आपका 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर बनाने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो सेम जो हमने पढ़ा वही यहाँ पे हमें लिखना है कि लैंड में फॉर्मेशन नेचुरल प्रोसेस से होता है। बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या करते हैं, वेदरिंग रॉक बेडरॉक्स को तोड़ने में मदद करते हैं। जब बेडरॉक्स टूट जाते हैं छोटे छोटे पीसेस में, तो वही सॉइल स्टोन्स रॉक्स बनते हैं। तो ये क्या करो आप लिख कर रख लो, इसका क्या आप करो स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसे आप लिख सकते हो। देन नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्हाई इज देयर अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इवन दो इट ऑक्यूपाइज अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कि पानी का शॉर्टेज क्यों है जबकि 71% ऑफ वाटर तो यहीं पे। तो इसका आंसर ईजी है, भले ही 71% ऑफ वाटर जो है वाटर अर्थ पर है, बट आधे पानी हम पी नहीं सकते, सॉल्टी है, कुछ पानी फ्रोजन स्टेट में, तो बचा कितना अपना 0.3% ही बचा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 71% of Earth's surface is covered with water, which 97% is salty water present in seas and ocean, and 2.7 water is available as groundwater, ice, and in other form. Only 0.3 water is available as fresh water, which can be used for drinking. All the living organism requires water to drink. The water is used in the industry and also for farming. Due to increasing population and uncontrolled usage, we experience shortage of water. यानी कि देखो पानी तो बहुत है लेकिन 97% सॉल्टी वाटर है, 2% आपका वाटर ग्राउंड वाटर है, आइस और अदर फॉर्म में सिर्फ 0.3% आपका पानी पीने के लिए। लेकिन उसमें भी हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पानी चाहिए, जिसमें जो कुछ पानी आपके इंडस्ट्री में लगते हैं, कुछ चीज़ें आपके पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसके वजह से पानी का यूसेज ज़्यादा होते जा रहा है, जिसके वजह से क्या एक्सपीरियंस हो रहा है आपका शॉर्टेज ऑफ वाटर हो रहा है।
देन नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, राइट देयर यूजेस। अब ये आपने पढ़ा है कि एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या थे, सेम आपको वही लिखना। आप चाहो तो टेक्स्ट बुक का भी लिख लो, या तो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट करके दिया गया है वो आप लिख लो। तो ये क्या है, एयर कंटेन्स गैसेज लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें जो उसमें कंसिस्ट रहती है वो सारी चीजें लिख दो। देन नेक्स्ट आप क्या करो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यही आप क्या लिख दो। पहला नाइट्रोजन 78% रहता है, तो वो प्रोटीन, अमोनिया, ये सारी चीज़ों में यूज़ होगा। ऑक्सीजन 21% जो कंबशन और रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका किस लिए यूज़ होगा, फायर एक्सटिंग्विशर और प्लांट फूड प्रिपरेशन के लिए। इनहर्ट गैसेज के अलग अलग यूजेज होते हैं। फिर अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक वाटर वेपर, उनके यूजेज यहाँ पे दिए गए। इसे क्या करो, आप लिख लो या स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, आपको ये इजी पड़ेंगे याद करने के लिए। देन नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई आर एयर, वाटर एंड लैंड कंसीडर्ड टू बी वैल्यूएबल नेचुरल सोर्सेज। यानी कि एयर, वाटर और लैंड को वैल्यूएबल नेचुरल सोर्सेज क्यों बोला गया है, तो उन्हें इसलिए बोला गया है क्योंकि एयर हमें हेल्प और सपोर्ट करता है ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। देन नेक्स्ट है नाइट्रोजन इज यूज्ड टू मेक प्रोटीन्स, ऑक्सीजन is used for respiration and carbon dioxide used to make food by plants. Similarly, land support growth of terrestrial plants and animals. अब देखो जैसे कि एयर हमें सपोर्ट ग्रोथ के लिए सपोर्ट करता है, नाइट्रोजन हमारे प्रोटीन्स के लिए हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए। वैसे ही लैंड भी क्या होता है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, एनिमल्स के ग्रोथ के लिए करता है। इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट मिनरल्स टू प्लांट्स एंड ऑल्सो टू ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ये गलती से, तो वो भी क्या करता है, हमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स देता है। इट इज अ शेल्टर फॉर वर्म्स, इंसेक्ट एंड रोडेंट्स एंड सपोर्ट देयर ग्रोथ। Plants also cannot survive without land. Water is necessary for carrying out life processes in the living organism, and without water there will be no life on the earth. Hence land and water and air are considered valuable resources. देखो एयर नहीं रहेगा तो ये सारी चीजें नहीं होंगी, लैंड नहीं रहेगा तो जमीन नहीं रहेगी, हम नहीं रह पाएंगे। देन रोडेंट्स के जो घर है, शेल्टर्स खराब हो जाएंगे, और उसी की तरह पानी नहीं रहेगा तो लाइफ प्रोसेस नहीं होंगे। और इसी के वजह से जो लैंड, एयर और वाटर हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है और इन्हें वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज की तरह माना जाता है। अब इसी के साथ क्या होता है, आपका ये लेसन भी खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, बाय बाय।